चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी की परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपकी हिस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटी में हो, चाहे इन्वायरमेंट में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, किसी भी सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमारा मेन उद्देश्य है कि आपने देखा होगा कि यूपीएससी की परीक्षा में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में प्रीलिम्स एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रीलिम्स की परीक्षा, और प्रीलिम्स की परीक्षा एक चुनौती है। और इसमें अगर दो ही तीन सब्जेक्ट को अगर आप पकड़ लो, क्योंकि आपको अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में अगर आपने अपने 50 to 55 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, तो आप प्री क्वालिफाई होते हैं। क्या होते हैं? प्री क्वालिफाई होते हैं। मेरा आज का मेन उद्देश्य है, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लिया, अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से कवर कर लिया, अगर आपने करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लिया, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को कवर कर लिया, तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं आज दिखाऊंगा कि पॉलिटी में जो है कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आइए बिना समय गवाए जो है मैं शुरुआत करता हूं। सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने पेपर उठाया है, ये 2020 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का पेपर है। देखिए, समान अध्ययन फर्स्ट पेपर है, 2020 का है। और आप खुद देखेंगे कि जो पॉलिटी पढ़ते हैं, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरा मेन उद्देश्य इस क्लास में यही है कि आपको क्वेश्चन दिखाऊं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कि मैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ देता हूं आपके सामने और देखिएगा। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन। ये कह रहा है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस। दूसरा है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में संशोधन करने के विषय में। तीसरा है द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को हटाने के विषय में। और चौथा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, मेकिंग कट मोशन। और पहला जो था नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपने लोकसभा भी पढ़ा है, आपने राज्यसभा को भी पढ़ा है। और इस प्रश्न में सिर्फ यही कह रहा है ना कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन, मतलब किस में है, ऐसा कुछ रहा है। यानी कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? क्या अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के क्षेत्र में है, संविधान में संशोधन करने के विषय में है, सरकार को हटाने के विषय में है, या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में है? और इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़िए कि राज्यसभा की शक्तियां क्या होती हैं, लोकसभा की शक्तियां क्या होती हैं, लोअर सदन किसे कहते हैं, अपर सदन किसे कहते हैं, इन सभी चीजों का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इस प्रश्न को बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये प्रश्न यूपीएससी का प्रश्न है, 2020 के प्रीलिम्स का प्रश्न है। तो अगर मुझे इस प्रश्न को टिक करना हो तो मैं इस प्रश्न को अभी नहीं टिक करूंगा, पहले इसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। देखिए क्या क्या चीजें हमको जाननी है। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है, यानी कि अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में शक्तियां क्या है, दोनों की समान है। चलिए मुझे आंसर तो मान लीजिए मुझे मिल गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जानना क्या है, लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां, यानी कि स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की कौन कौन सी विशिष्ट शक्तियां होती हैं, राज्यसभा की कौन कौन सी विशिष्ट शक्तियां होती हैं। तो पहले ये दोनों चीजें जानिए। लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। यानी कि देखिए हम किसको चुनते हैं, हम चुनते हैं किसको, सांसद को चुनते हैं। अब सांसद चुनते हैं तो हमारा जो है राज्यसभा का भी सांसद होता है, लोकसभा का भी सांसद होता है। लेकिन लोकसभा को लोअर सदन कहते हैं, यानी कि निचला सदन कहते हैं, यानी कि जनता का सदन कहते हैं, जनता का प्रतिनिधि उसमें होता है। जैसे मोदी जी हैं, हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, हमने एक सांसद को अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा में एक सांसद को हमने वोट दिया। सारे सांसदों ने मिलकर जो है अपना नेता घोषित कर दिया मोदी जी को, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, बहुत लोग मंत्री बन गए, कुछ लोग सांसद है। सांसद तो मोदी जी भी हैं, वो भी बनारस से चुनाव लड़े हैं। आपके क्षेत्र में भी कोई सांसद होंगे, वो भी कहीं से चुनाव लड़े होंगे, लेकिन उन्होंने अपना नेता किसे माना, मोदी जी को माना, तो मोदी जी क्या है, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सभी क्या है, एक सांसद है। लोकसभा क्या होता है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है, इसलिए इसे संविधान में कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव जो है आर्टिकल 75 में इसका जिक्र किया गया है। बात समझ में आया सभी को? मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि इस प्रश्न को अगर इतनी चीजें आपको पता होती तो इस प्रश्न को बड़े इजीली तरीके से आप टैकल कर सकते थे। पहला, मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब यह है जब भी चुनाव होता है,
तो कोई उसमें पीएम बनता है और बहुत से लोग मंत्री बनते हैं। तो जितने भी मंत्री होते हैं यानी कि मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो किसके प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? वो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आज मोदी जी इस्तीफा दे दें, पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। आज अगर मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। बात समझ में आया सभी को? क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग उसमें होते हैं और जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, इसलिए जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है वो लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। तो बस ये चीजें आपको अगर इसकी इस स्पेशल शक्तियां पता है तो ये आराम से कर लेंगे। इंग्लिश में देख लीजिए, द लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव of the people and therefore it has been granted certain special power in the constitution। बात समझ में आया? जैसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 जिसमें कहा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, therefore a non confidence motion can only be introduced and passed in the Lok Sabha, नॉट इन द राज्यसभा। यानी कि उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। तो ये अगर चीजें आपको पता होती तो इस प्रश्न का आप लोग सही से जवाब दे सकते थे। दूसरा एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि धन विधेयक के संबंधी में भी कोई शक्ति दी गई है लोकसभा को, जैसे आर्टिकल 109 और 1010। धन विधेयक यानी कि मनी बिल जिसे कहते हैं। मनी बिल जैसे जानते हैं कि धन विधेयक को केवल और केवल कहां लाया जाता है, तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो भी मनी बिल होता है उसको सिर्फ और सिर्फ कहां लाया जाता है, उसे लोकसभा में लाया जाता है। पहली बात तो ये भी देखिए, ये भी एक शक्ति दी गई है लोकसभा को। धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा ही करता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर जैसे ओम बिरला जी हैं, तो ओम बिरला जी स्पीकर है, वो क्या करेंगे? इसका अध्यक्ष क्या करेंगे? इसका निर्णय लेंगे कि भाई ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा स्पीकर लेगा। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ जो मनी बिल है यानी कि धन विधेयक को अपने पास केवल 14 दिन तक रोक सकता है। मान लीजिए कोई बिल गया राज्यसभा के पास और राज्यसभा उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? अपने पास 14 दिन तक उसको रोक के रख सकता है। लेकिन अगर 14 दिन के बाद क्या होगा? पारित न होने पर वह स्वतः ही पारित माना जाता है। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा की शक्ति क्या है? पावर ज्यादा है कंपेयर टू राज्यसभा से। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, मनी बिल में कुछ राज्यसभा वाले कर ही नहीं सकते। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। लोकसभा राज्यसभा के संशोधनों को क्या कर सकती है? स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। अगर बाई दी वे राज्यसभा 14 दिन तक कुछ संशोधन के लिए कर रही है तो उसको मानना न मानना ये लोकसभा के फ्रीडम पे निर्भर करता है। वो स्वतंत्र है, माने चाहे न माने। तो ये सारी चीजें आपको अगर इसको कंठस्थ होती तो उस प्रश्न का आप अच्छे से जवाब देने की स्थिति में रहते। ये सारे पावर किसके? ये लोकसभा के पावर दिए गए हैं। लोकसभा की प्रेसिडेंट विशेष शक्ति देख लीजिए, आर्टिकल 108 क्या कहता है? आर्टिकल 108 कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी विधेयक या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में जाएगा, अगर दोनों सदनों में कोई विरोधाभास हो जाए तो इस कंडीशन में लोकसभा जो स्पीकर होते हैं, जैसे ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है, ओम बिरला जी क्या करते हैं? मान लीजिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, मान लीजिए दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है किसी विधेयक को लेकर, दोनों की एक संयुक्त बैठक को बुलाते हैं आर्टिकल 108 की तहत। यही बात कर रहा है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में अधिक होती है, भाई कहां 545 तो कहां 250 है, अतः संयुक्त बैठक में लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को पारित अथवा खारिज करना सरल रहता है। मानी जिसके पास मेच्योरिटी होगी, लोकसभा के पास मेच्योरिटी है, वो हमेशा जीतेगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सिचुएशनल स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा ये दिया गया है, इसको भी आप सभी को याद रखना है। अब हमने लोकसभा की शक्ति को तो पढ़ लिया कि मनी बिल पे लोकसभा की शक्ति है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, संख्या ज्यादा है लोकसभा की, इसलिए कोई विधेयक आएगा जीतेगा लोकसभा ही। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। देखिए आर्टिकल 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना। कोई भी विषय है, जैसे एक केंद्र की सूची होती है, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। केंद्र की सूची मतलब केंद्र का विषय होता है, राज्य सूची में राज्य का विषय होता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अभी जो जिक्र मैं कर रहा था आप सभी से
कि राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। इसके बाद संसद उस पर कानून बना सकती है। ये पावर, स्पेशल पावर किसको दिया गया है? ये स्पेशल पावर दिया गया है राज्यसभा को, राज्य सूची के विषय में। याद रखिएगा आर्टिकल 249, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट टू नेशनल इंपॉर्टेंस, द राज्यसभा में बी passing a resolution with a 2/3 majority of its member present and voting, मतलब 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए जो लोग वहां पर सदन में रहे। ये बात इसमें कही जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए क्या सकती है सॉरी ऐसा कोई कानून 1 वर्ष तक मान्य रहता है, पर यदि राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित कर दे तो यह अवधि क्या होती है? हर वर्ष बढ़ाई जा सकती है। मतलब मान लीजिए कोई कानून बना भी दिया राज्यसभा राज्य सूची के विषय में, तो 1 वर्ष के लिए तो रहेगा ही रहेगा। अगर कंडीशनल जो है और बढ़ाना हो तो बढ़ा सकता है। यह शक्ति इसलिए भी दी गई क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इससे राष्ट्रीय हित में एक समान कानून बनाना संभव होता है। क्योंकि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसमें जनता वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। इसलिए राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं भाई? जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए होते हैं। क्लियर है ना सबको? तो ये भी बात आप सभी को याद रखिएगा। तो ये सारे पावर किसको दिया गया है? अच्छा, आर्टिकल 312 आप सभी जानते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ये भी कहा गया है। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवा बना सकती है और यह जो शक्ति है केवल राज्यसभा को इसलिए दी गई है क्योंकि इन सेवाओं के अधिकारी राज्यों में कार्यरत होते हैं और राज्यसभा राज्यों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो आर्टिकल 312 आपने पढ़ा होगा, ये अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात की गई है। जैसे यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी केंद्र में है, तो जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि जिसे हम मतलब मान लीजिए यूपी है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी है तो मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए आर्टिकल 312 में इसे पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये राज्यसभा की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? जो वाइस प्रेसिडेंट के को पद से हटाने की शक्ति ये भी राज्यसभा को दी गई है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव होता है केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, उसे लोकसभा में नहीं लाया जाता है। इसे केवल लाया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उसे लोकसभा में भेजा जाता है। पहले आएगा राज्यसभा में, अगर वहां प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उसे लोकसभा में भेजा जाएगा। यदि राज्यसभा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो उसे लोकसभा में नहीं भेजा जा सकता। अगर राज्यसभा स्वीकार करे तो ठीक है, आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये भी पावर किसको दी गई है? स्पेशल पावर, पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। याद रखिएगा, यानी कि शक्ति जो है आर्टिकल 67 में। यह शक्ति इसलिए दी गई है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और किसी सदन के पीठासीन अधिकारी को केवल वही सदन हटा सकता है। मान लीजिए वो उसी के सदस्य है, उसी के पीठासीन अधिकारी हैं, तो हटाने का निर्णय भी वही लोग न करेंगे जिस सभा के हैं वो। यही बात तो कही रही है कि दिस पावर हैज बीन ग्रांटेड बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड ओनली दैट हाउस कैन रिमूव द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। याद रखिएगा, केवल वही सदन हटा सकता है जिसके वो क्या है? पीठासीन अधिकारी है। दूसरा, किंतु राज्यसभा का पदेन सभापति होने के साथ ही उपराष्ट्रपति का पद धारण करने के कारण लोकसभा को इस संबंध में अनुवर्ती शक्ति प्रदान की गई है। पावर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोकसभा को अनुवर्ती शक्ति में दिया गया है। ये राज्यसभा का जो है मेन पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आपको पॉइंट पता होती तो इस प्रश्न को बड़े आराम से, ये प्रश्न जो पहला प्रश्न दिया गया था, इस प्रश्न को जो पॉलिटी का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बड़े अच्छे से करने की स्थिति में रहते। तो जो भी पॉइंट आपको दिया हूं, ये यूपीएससी का 2020 के प्रीलिम्स का पेपर है। तो संविधान में संशोधन करने के विषय में अब आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि ये किसका था? ये राज्यसभा के लिए था। ठीक है, ये सरकार को हटाने के विषय में ये किसका था? ये तो दोनों के लिए आपको पूछा था, तो दोनों के लिए किसका हो जाएगा? क्योंकि दोनों की शक्तियां समान है संविधान में संशोधन करने के विषय में। क्लियर है ना? कभी किसी को लोकसभा की शक्ति दी गई है, कहीं राज्यसभा की शक्ति दी गई, लेकिन दोनों का आपसे पूछा है तो ये आपका हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में।
इज दैट क्लियर? तो मुझे ये प्रश्न बताने का मेन उद्देश्य और समझाने का मेन उद्देश्य था, आर्टिकल 312 में देखा 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात वहां पे की गई। उपराष्ट्रपति को हटाना हो, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, तो उस सदन से हटाने की बात इसमें की गई है। तो ये भी चीजें आपको अगर पता हो तब इस प्रश्न का आप लोग अच्छे से आंसर देने की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न मैं दिखाना चाहता हूं आप सभी को, और कहेंगे कि सर आप वाकई में बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न लेकर आ रहे हैं। देखिए प्रश्न कितना बढ़िया एक प्रश्न मैं फिर लेकर आया हूं आप सभी के सामने। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रश्न नहीं कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे एमपी लैट्स कहते हैं, के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पर एमपी लैट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। दूसरा, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक होता है। तीसरा, एमपी लैट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रहित नहीं किया जा सकता, मतलब अगले साल के लिए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है। चौथा, कह रहा है कि क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य होता है। कौन सा सही उत्तर है? केवल 1 और 2 है, केवल 3 और 4 है, 1 2 3 है और 1 2 4 है। लास्ट करा है 1 2 4। इंग्लिश में बता देता हूं कि विथ रेफरेंस टू द फंड अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम दैट इज कॉल्ड एमपी लैट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्योंकि आजकल बड़ा चर्चा में विषय बना हुआ है एमपी लैट्स को लेकर। एमपी लैट्स मतलब फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन, etc। सेकेंड है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एससी/एसटी पॉपुलेशन। थर्ड, एमपी लैट्स फंड्स आर sanctioned on yearly basis and the unused fund cannot be carried forward to the next year. And last, the district authority must inspect at the least 10% of all works under implementation every year. And which of the following statement is correct? 1 and 2, 3rd and 4th, 1 2 3 and 1 2 4। ठीक है, तो माय डियर इस प्रश्न को अगर आप एमपी लैट्स आजकल बहुत चर्चा में दिया हुआ है, और मैं थोड़ा सा एमपी लैट्स के बारे में पहले बताऊंगा, फिर आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। देखिए एमपी लैट्स क्या होता है। जो एमपी लैट्स होता है, इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में, 1993 में। याद रखिएगा, एमपी लैट्स वाज लॉन्च इन 1993। यह योजना बेसिकली सांख्यिकी और कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। दिस स्कीम इज administrated by the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is called MOSPY। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये होता है एमपी लैट्स का, जो परीक्षा में पूछा जाएगा, स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना तथा जन उपयोगी सतत परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जिससे स्थानीय जनता को प्रत्यक्ष लाभ यानी कि डायरेक्ट प्रॉफिट हो सके। दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एट द लोकल लेवल एंड क्रिएट यूजफुल सस्टेनेबल एसेट दैट डायरेक्टली बेनिफिट द लोकल पॉपुलेशन। एंड ये लास्ट है कि ये योजना जन प्रतिनिधियों की भागीदारी से विकेंद्रीकृत विकास की अवधारणा को मजबूती प्रदान करती है। दिस स्कीम स्ट्रेंथ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट विद द पार्टिसिपेशन। याद रखिएगा, गांधी जी भी कहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता होती है तो व्यक्ति क्या होता है, तानाशाही हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात गांधी जी कहा करते थे, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद वित्तीय प्रावधान यह है कि प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एलोकेटेड एन अमाउंट अप टू 5 करोड़ पर ईयर। दूसरा कह रहा है कि जो राशि होती है केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से क्या होती है, वित्त पोषित होती है। दिस अमाउंट इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ किसका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। याद रखिएगा। इसके साथ साथ द फंड आर रिलीज डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। धनराशि सीधे संबंधित जिले के जिला अधिकारी को जारी की जाती है।
निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाले कार्य जैसे वेतन, रखरखाव या प्रशासनिक खर्च, भूमि क्रय की अनुमति नहीं इसमें होती है। वर्क बेनिफिटिंग प्राइवेट जो है इंडिविजुअल सैलरीज, मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड एक्विजिशन आर नॉट परमिटेड। क्लियर है सबको? तो ये वित्तीय प्रावधान यानी कि फाइनेंशियल प्रोविजन किया गया है। इसमें यह कहा गया कि सांसद केवल कार्य की संस्तुति करता है, क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार या जिला प्रशासन को होता है। जिला प्राधिकरण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, निविदा और निगरानी करता है और जिला प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष कम से कम 10% स्वीकृत चल रहे कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन के क्षेत्र में कार्यों की संस्तुति करते हैं और राज्यसभा सदस्य पूरे राज्य में तथा नामित सदस्य पूरे देश में कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जो भी लोकसभा सदस्य होता है, मान लीजिए बनारस से मोदी जी हैं, तो मोदी जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की क्या करेंगे? संस्तुति करेंगे। राज्यसभा सदस्य पूरे राज्य में होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई राज्यसभा चला गया तो यूपी राज्यसभा का देखेगा, और कोई नामित सदस्य पूरे देश में है तो पूरे देश के कार्यों की संस्तुति करेगा। तो ये भी पावर, स्पेशल पावर आपको दिया गया है। इसके बाद यह भी कहा गया कि एमपी लेट दिशा निर्देशों के अनुसार कहा गया कि कम से कम 15% जो है 15% निधि शेड्यूल कास्ट के लिए, तक कम से कम 7.5% निधि शेड्यूल ट्राइबल जनसंख्या के लाभ हेतु व्यय किया जाना अनिवार्य है, जहां संबंधित जिले में एससी एसटी जनसंख्या क्या हो? ज्यादा हो। यह भी कहा गया यदि किसी वर्ष निधि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता तो अप्रयुक्त राशि अगले वर्ष में क्या की जाती है? कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। यह भी बात तो कही गई है ना। If the fund not fully utilized in a given year, the unspent amount can be carried forward to the next year. मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आया 5 करोड़, अगर मान लीजिए इन्होंने 2 करोड़ ही खर्चा किया तो 3 करोड़ रुपए जो है सेकेंड ईयर में इनको क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। यानी कि 3 करोड़ और 5 करोड़ यानी कि टोटल 8 करोड़ सेकेंड ईयर में इनके पास, सांसद के पास रहेगा। अगर ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको पता होता एमपी लैट्स का, तो क्या इस प्रश्न को आप नहीं करने की स्थिति में थे? इस प्रश्न में क्या ऐसा पूछा था जो नहीं कर सकते थे आप? अब आते हैं इस पे सारे प्रश्नों को जो जवाब है। मुझे लगता है कि सारा तो पढ़ा दिया हूं और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, पहला इसलिए सही है कि इसमें कहा है कि एमपी लैट्स टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थी प्रयुक्त होना, बिल्कुल अभी मैंने बोला। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, अभी हमने कहा। एमपी लैट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और प्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रसित नहीं किया जा सकता। अरे भैया, अभी मैंने कहा कि आगे ट्रांसफर किया जा सकता है, यहां नहीं लिख के गलत कर दिया। तीसरा इसीलिए गलत हो गया। और चौथा, सभी कार्यों में कम से कम 10% का जिला प्राधिकारी के द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना। ये तो बिल्कुल सही जवाब है। तो 1 2 4 इसका सही जवाब है। 1 2 4। थर्ड तो वैसे ही गलत था क्योंकि इसमें नहीं लिख दिया था। मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ रुपए आए, मैंने 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया क्योंकि हर ईयर 5 करोड़ रुपीज आएगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में मैंने 2 करोड़ ही खर्चा किया तो 3 करोड़ रुपए जो फर्स्ट ईयर के पैसे बचे हुए हैं वो सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। यानी कि सेकेंड ईयर में तो 5 करोड़ आएंगे ही आएंगे, जो फर्स्ट ईयर का 3 करोड़ जो बचा हुआ है उसको भी सेकेंड ईयर में उसे मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर में जो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद वो 8 करोड़ रुपीज हो जाएगा। और यही तो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि क्या होगा, तो ये इसमें लिख दिया था नहीं किया सकता, इसीलिए इस प्रश्न का जो है तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि 1 2 4 इसका सही जवाब है। क्लियर है सबको? 1 2 4 क्या है बेटा? 1 2 4 इसका सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आ भी रही होंगी। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सकें। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए मुझे ताकि चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हो सके। कि एक बार सबका कमेंट आना चाहिए। चलिए फटाफट मैं देख लेता हूं, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई, हाँ, कोई इशू नहीं आ रहा है। बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए आप सभी। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। एमपी लेट से ही जो है हमने अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, इसी तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये सारी चीजें जो दी गई हैं इसको याद रखना है, और पॉलिटी में क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कर सकते हैं। अगला,
निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समष्टि है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांविधिक उपचार का अधिकार या समता का अधिकार? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉर्पोरेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? फर्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू इक्वलिटी। अब बताइए इस प्रश्न में ऐसा क्या है जो इस प्रश्न को आप नहीं करने की स्थिति में रहेंगे? ऐसा इस प्रश्न में क्या ऐसा है जो नहीं कर सकते आप इस प्रश्न को? अब इस प्रश्न को देखिए, मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहता हूं। हालांकि इसका जो सही जवाब है वो है इक्वलिटी, समता का अधिकार जो है इसका सही जवाब है। लेकिन क्यों है राइट टू इक्वलिटी इसका सही जवाब है, लेकिन क्यों है मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए आर्टिकल 14 अगर आपने फंडामेंटल राइट को पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेके कहां पर है? 35 तक है। ठीक है, पार्ट 3 में अगर आपने पढ़ा होगा, भाग 3 में जो है ये चर्चा की गई है फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट जिसमें समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में ये जिक्र किया गया है। इनकी राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन आर्टिकल 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। यहां तक तो आप सबको पता होना चाहिए। ये सारी बातें सॉरी मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जितने भी आपके आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे हमारे डीपीएसपी हो, चाहे हमारा नागरिकता हो, ये सब एकदम याद होना चाहिए कि किस में नगरपालिका किस में दिया गया है, ग्राम पंचायत किस में दिया गया है, आपातकाल का किस में जिक्र किया गया है, लोक सेवा आयोग का किस पार्ट में जिक्र किया गया है, किस आर्टिकल में जिक्र किया। ये छोटी छोटी जो बेसिक नीड है वो आप सभी को पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न में देखिए सारी चीजें आपसे मैंने दे दिया। वो इस प्रश्न में क्या ऐसा था जो आप नहीं करने की स्थिति में थे? और यही तो प्रश्न आपसे उठा, समता का अधिकार यही तो पूछा है। अस्पृश्यता आर्टिकल किस में आता है? तो आर्टिकल आता है 17। आर्टिकल 17 अगर आता है अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता जो है, तो आर्टिकल 17 किसके बीच में आएगा? यानी कि 14 to 18 के बीच में ही तो आएगा ना आर्टिकल 17। इसीलिए इसका सही जवाब जो हो गया आर्टिकल जो है अस्पृश्यता जो पूछा है समता का अधिकार में जो है, इसलिए सही इसका जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही है। एक और प्रश्न आपके सामने, एक और प्रश्न का सीरीज, और मैं ये सीरीज लेकर इसलिए आया हूं कि आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स कम से कम ये देख कर जाएं कि क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि जो इधर उधर का पूछता है। क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाता है जो आप तैयारी करके जाते हो, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट कर लेता है और यहीं पर रीजनिंग एनालिसिस कर लेता है। और इसी प्रश्न में मैंने दिखाया आर्टिकल 17 को डायरेक्ट नहीं पूछा, वो 14 to 18, 23-24, 19-22 ऐसे करके पूछ रहा है। उसी में से पूछ रहा है कि भाई इनके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न का मुझे कमेंट करके आप सभी बताइए कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? संविधान की उद्देशिका के द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची के द्वारा या परंपरागत व्यवहार के द्वारा? इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इन joined by the preamble of the constitution, second a directive principle of the state, third the 7th schedule, and last the conventional practice यानी कि परंपरागत व्यवहार। पांचवें प्रश्न का मुझे आप सभी लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे। रोज मैं 5 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊंगा आप सभी के सामने और आप लोग उससे सीखने का प्रयास करेंगे। अगर पॉलिटी में आज एमपी लेट्स पढ़ा है तो एमपी लेट्स जाके पूरा पढ़ना है आप सभी को। अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है तो फंडामेंटल राइट के पूरे चीजों को आप सबको पढ़ना है। अगर आपसे डीपीएसपी पूछे तो डीपीएसपी से लेके सारे डिटेल, सारे डायमेंशंस को आपको अच्छे से कवर करना है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिए, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। मैं सारे प्रश्न आपके सामने लेकर आऊंगा और आपको प्रूफ करूंगा कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने सही से ईमानदारी से एनसीईआरटी को पढ़ लिया, क्लास नोट्स को पढ़ लिया, तो इधर उधर कोई क्वेश्चन भटकने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी में अमूमन देखा गया है कि 15 से 20 क्वेश्चन, एक बार तो यूपीएससी ने 16-17 का पेपर था, यूपीएससी ने 30-32 क्वेश्चन से पॉलिटी से पूछ दिया, वो भी एनसीईआरटी से उठा के पूछा। तो ये पॉलिटी के जो क्वेश्चन है अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, उसको लगाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मैंने आज एमपी लेट्स पढ़ा है, तो आप जाके एमपी लेट्स को पढ़िए। अगर हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है तो फंडामेंटल राइट्स पढ़िए। लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों में अमेंडमेंट वाला जो प्रश्न मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए और अपने प्रयास कीजिए लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो गलतियां होंगी, गलतियों से सीखेंगे और गलतियों से सीख के जो है दूसरे प्रश्न में अच्छा करने का प्रयास आप लोग करेंगे। तो फिर नए क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे। आज पॉलिटी लेकर आए हैं, कभी हिस्ट्री लेकर आएंगे, कभी करंट के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे ही श्रृंखला हमारी रोज चलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।